हेलो एवरीवन, दिस इज अमन फ्रॉम एमएनआईटी जयपुर। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ऊपर जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस है वो, जिसमें हम 10 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद में 5 सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना कुछ देरी किए। और अगर आपने हमारे जो थ्योरी वाले लेक्चर हैं इस चैप्टर के वो नहीं देखे हैं तो जाकर के देख लीजिए, आपको चैनल पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की। वहां पे जाकर के आप इससे जो पुराने वाले 2 वीडियोज हैं जिनमें हमने इस चैप्टर की थ्योरी को कंप्लीट किया है वो आप देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के। ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये हमें इक्वेशन दे रखी हैं दो। रिप्रेजेंट द टू लाइन विच आर। अब देखो, हमें बिना ग्राफ बनाए अगर समझना है तो मैंने बताया था कि आप रेशियो निकाल लीजिए कोफिशिएंट्स का, यानी a1/a2 निकाल लो। और सेकंड क्या है, b1/b2 निकाल लो। और थर्ड क्या है, c1/c2 निकाल लो। अगर आप ये तीन निकालते हैं तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट करेंगी, या फिर एक दूसरे के पैरेलल होंगी, या फिर एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट होंगी। तो a1/a2 मतलब 6/2 जब हम करते हैं तो हमें मिलता है 3। b1/b2 मतलब -3/-1, -3/-1, तब हमें क्या मिलेगा, दोबारा से 3। और जब हम 10/9 करते हैं, 10/9 करेंगे तो ये इक्वल नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, जब ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तब हम क्या बोलते हैं, लाइन इंटरसेक्टिंग है। मतलब पहला ऑप्शन यहाँ पे कट हो गया। दूसरे में अगर तीनों इक्वल हैं तब हम बोलते हैं कि दोनों लाइंस क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर ये तीनों इक्वल होते हैं तब हम नो अगर तीनों इक्वल होते हैं तब हम बोलते हैं कि ये क्या है, कोइंसिडेंट है। और अगर पहले और दूसरे दोनों इक्वल हैं बट तीसरा इक्वल नहीं है तब हम बोलते हैं कि दोनों लाइन क्या है, पैरेलल हैं। पैरेलल होने का मतलब कोई भी एक सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इसमें आ जाएगा नो सोल्यूशन। इसका मतलब पैरेलल लाइंस होंगी हमारे जो ऑप्शंस हैं उसमें, अगर है तो देख लेते हैं पैरेलल लाइंस का ऑप्शन। इंटरसेक्टिंग ये भी नहीं है, कोइंसिडेंट भी नहीं है, पैरेलल है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको फिर से दो इक्वेशन गिवन है। अब दोबारा बताना है कि ये यूनिक सोल्यूशन रखेंगी, एग्जैक्टली टू सोल्यूशन रखेंगी, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन होगा, या फिर नो सोल्यूशन होगा। तो इसके लिए भी हम वैसे ही कर सकते हैं, क्योंकि जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है उनका यूनिक सोल्यूशन होता है, जो पैरेलल लाइन होती है उनका नो सोल्यूशन होता है, और जो कोइंसिडेंट लाइन होती है उनका इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होता है। तो अभी उसी तरीके से हम करेंगे, a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ पे a1 1 है और a2 -3 है, तो 1/-3 आ जाएगा। फिर b1/b2 आएगा 2/-6, मतलब ये भी -1/3 ही हो गया। अगला है -5/15, तो ये भी कितना हो जाएगा, इसको अगर आप आगे सिंप्लीफाई करेंगे ये भी हो जाएगा -1/3। यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब क्या है कि लाइन दोनों एक दूसरे के लिए कोइंसिडेंट है, एक दूसरे के ऊपर लाई करती है। मतलब ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जहाँ पे वो एक दूसरे को कट कर रही होंगी, मतलब कि इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन होगा। तो अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, तो अगर कंसिस्टेंट है देन लाइंस विल बी ऑलवेज कोइंसिडेंट। क्या वो ऑलवेज कोइंसिडेंट होंगी, जरूरी थोड़ी ना है। इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, ऑलवेज इंटरसेक्टिंग। तो अब इसका आंसर क्या है, देखो एक मिनट में इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। तो अब इसमें देखो कि वो कोइंसिडेंट भी हो सकती हैं, इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं। क्यों कि इंटरसेक्टिंग जब लाइन होती है तब यूनिक सोल्यूशन मिलता है, मतलब वो कंसिस्टेंट होंगी। और अगर वो कोइंसिडेंट होती है मतलब कि इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन होंगे, तो उस केस में भी क्या होगा, आपका कंसिस्टेंट होगा, डिपेंडेंट भी होंगी। तो ये केस हो सकता है कि वो कंसिस्टेंट आपकी कंसिस्टेंट कब कब हो सकती है, या तो इंटरसेक्ट करें एक दूसरे को या फिर वो कोइंसिडेंट हो। तो अब ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू -7। अब इसमें हमें बताना है कि क्या इसका कोई सोल्यूशन होगा, या फिर टू सोल्यूशन होंगे, या फिर इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन होंगे, या फिर नो सोल्यूशन होगा। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि एक तो y की वैल्यू 0 और y की वैल्यू ही -7 है, तो y दोनों इक्वल होंगे क्योंकि y है। तो 0 तो -7 के इक्वल नहीं है ना,
तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, एक फॉल्स स्टेटमेंट मिल रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि नो सोल्यूशन होगा, क्योंकि अगर एक फॉल्स स्टेटमेंट हमें मिल जाता है तो एक नो सोल्यूशन आएगा, कोई भी उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। इफ लाइंस गिवन बाय दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, क्योंकि जो भी हमारे पास इक्वेशन होती हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उनसे हमेशा लाइन ही बनती है। तो हमें दो लाइन गिवन है यहाँ पे इक्वेशन की फॉर्म में। हमें क्या करना है, आर पैरेलल, दोनों पैरेलल हैं, तो के की वैल्यू क्या होगी, तो हमें पैरेलल वाली कंडीशन अप्लाई करनी है। पैरेलल वाली कंडीशन क्या होती है कि a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये हमें पैरेलल वाली कंडीशन होती है। तो हम पहले इसको सेटिस्फाई करा के देखते हैं। a1 अपॉन a2 हमारा आएगा 3 अपॉन 2, पैरेलल तो है ही, हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे आएगा 2k अपॉन 5। तो यहीं से आप k की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये तो आपके वैसे भी कुछ काम नहीं आएगा, क्योंकि नॉट इक्वल है तो इससे कुछ नहीं निकलने वाली वैल्यू, तो यहाँ से आप निकाल लेंगे। तो 5 को इधर भेजेंगे तो आ जाएगा 5 इंटू 3/2 इज इक्वल टू 2k। अब यहाँ से आएगा 15 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2k। अब k की वैल्यू आ जाएगी, अब ये जो 2 k के मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला जाएगा, तो 15 अपॉन 4। अभी आप ऑप्शन देख सकते हैं, ऑप्शन सी है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। अभी जैसे कि ये वाला है, द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन विल हैव इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन कब रखती हैं, जब दो लाइंस एक दूसरे को कोइंसाइड करती हैं, यानी कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। और कोइंसिडेंट होने के लिए क्या कंडीशन होती है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए उन सभी में ये वाले जो फॉर्मूले हैं, ये वाले जो टिप्स ट्रिक्स हैं, जिससे हम पता करते हैं कि क्या लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, कोइंसिडेंट होंगी या फिर पैरेलल होंगी, तो वही फॉर्मूले हमारे काम में आए हैं अभी तक। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि a1 की वैल्यू कितनी है, c है, और a2 की वैल्यू कितनी है, 6 है, b1 की वैल्यू है -1 और b2 की वैल्यू है -2। तो यहीं से आपके c की वैल्यू आ जाएगी, आगे जाना ही नहीं पड़ेगा। यहाँ से -6 अपॉन -2, तो c की वैल्यू आ जाएगी 3। तो यहाँ पे है ऑप्शन ए। तो यहाँ से आपका इक्वेशन जो है वो सोल्व हो गया। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तो अपना ऑप्शन हो ही चुका है ए। वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज दिस, यानी कि दो हमें डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन दी हुई है। डिपेंडेंट का मतलब क्या है, डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि वो दोनों क्या होंगी, वो एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे, मतलब कोइंसिडेंट लाइन होनी चाहिए। ठीक है, तो वो देख लेते हैं कि कौन सी ऐसी लाइन है जिसमें a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ रहा है। तो यहाँ से आप देख लेंगे अलग सबके साथ, जैसे -5 अपॉन 10 किया तो हमारे पास आया -1/2। यहाँ से 7 अपॉन 14 किया तो आएगा 1 अपॉन 2। तो ये तो गलत हो गया, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन में चेक करते हैं, -5 अपॉन -10 हो गया आपका 1/2, और 7 अपॉन -14 हो गया -1/2, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट में क्या है, -5 अपॉन -10 1/2 सही है, 7 अपॉन 14 1/2 सही है, -2/4 -1/2 ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि -5 अपॉन 10, ये कितना हो जाएगा, -1/2। 7 अपॉन -14 -1/2, और ये -2 है, और ये -4 को इधर लेके आएंगे तो +4 ही हो जाएगा, और इक्वल टू में 0 ही बन जाएगा। तो ये -2 अपॉन 4, ये भी -1/2, यानी इसमें सभी का जो रेशियो है वो -1/2 आया है, सबका सेम है, मतलब ये इक्वेशन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7 इफ 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर। तो हमें नंबर पता नहीं है, तो जैसे हमने क्वेश्चन किया था इनकम वाला, वैसे हम इसको मान लेंगे। पहला नंबर है 5x, दूसरा नंबर है 6x। अब हमने क्या किया, फर्स्ट वाले नंबर में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया, हमने दूसरे वाले नंबर में से भी क्या किया, 8 को सब्ट्रैक्ट किया, यानी 8 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स, द रेशियो बिकम्स दिस। ठीक है, हमें रेशियो भी पता है। तो यहाँ पे 6x माइनस 8 इज इक्वल टू, तो मान लेते हैं कि जो फाइनल वैल्यू आती है दैट इज 4y, और यहाँ से आएगी वो 5y। अब हमें दो यहाँ पे इक्वेशंस मिल चुकी हैं, तो
अगर हमें नंबर फाइंड आउट करने हैं तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, क्योंकि हमें नंबर पूछे हैं। तो जब x की वैल्यू हमें मिल जाएगी तो उसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पहला नंबर आ जाएगा, और उस x की वैल्यू को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूसरा नंबर आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ से हमें x की ही वैल्यू चाहिए, y की नहीं चाहिए। तो इस केस में हम यूज करते हैं एलिमिनेशन मेथड को। तो पहले तो इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं, 5x माइनस 4y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारी पहली इक्वेशन है। और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 6x माइनस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे आप कुछ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि किसी भी एक वेरिएबल का जो कोफिशिएंट है वो सेम हो जाए, और हमें हटाना जिसको है उसी के सेम करेंगे। जैसे हमें x की वैल्यू चाहिए, y की कोई वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, मतलब हम यहाँ से y को हटाएंगे, y को एलिमिनेट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम ऊपर वाली में 5 का मल्टीप्लाई कर दें और नीचे वाली इक्वेशन में अगर 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों का जो कोफिशिएंट है y का वो -20 हो जाएगा। तो ऊपर वाली इक्वेशन से आएगा 25x माइनस 20y माइनस 40 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से कितना आएगा, 24x माइनस 20y माइनस 32 इज इक्वल टू 0। अब मैंने बताया था अगर कोफिशिएंट हमने सेम कर लिया, अगर कोफिशिएंट का साइन सेम है तब तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे दोनों को, और अगर साइन अलग अलग है तो ऐड कर देंगे। अब साइन सेम है इसलिए दोनों को माइनस करेंगे, तो पहली में से दूसरी को माइनस कर देते हैं। तो यहाँ से बचेगा x, 25x माइनस 24x x ही बचेगा, -20y में से -20y करोगे 0 बचेगा, और यहाँ से -40 में से माइनस करेंगे -32 को तो वो आएगा माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू मिल गई हमें 8, तो दोनों नंबर्स भी आ जाएंगे। अगर 8 को यहाँ पे रखते हो, 8 5 जा 40 और 8 6 जा 48, तो ये जो 40 और 48 है वो दो नंबर हैं जिनका रेशियो 5:6 है। 8 यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने पे इनका जो रेशियो है वो 4:5 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच values of a and b will the following pair of linear equation have infinitely many solution। तो हमें यहाँ पे a और b की वैल्यू निकालनी है जब ये इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन रखें। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन रखने का मतलब ये दोनों कोइंसिडेंट हों। कोइंसिडेंट होने का मतलब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, a1 की वैल्यू आएगी 1, a2 की वैल्यू है a माइनस बी, b1 की वैल्यू है 2 और b2 की वैल्यू है a प्लस बी, c1 की वैल्यू इज -1 सॉरी, एंड c2 की वैल्यू माइनस a प्लस बी माइनस 2। तो अब यहाँ से आपको a और b की वैल्यू निकालनी है, तो पहले आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, इसको इक्वल टू में रखेंगे। तो यहाँ से आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो मिलेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 2a माइनस 2b। अब इसको थोड़ा सा और अगर सिंप्लीफाई करते हैं, a को इधर भेजते हैं और 2b को इधर भेजते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, a इक्वल टू 3b। हमें यहाँ से मिल गया a इक्वल टू 3b। अब हम ये जो इक्वल टू में है इनको सोल्व करके देखते हैं। मैं दूसरा कलर यहाँ पे यूज कर लेता हूँ एक बार। ओके, तो यहाँ पे हमें गिवन है 2/a प्लस बी, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, a प्लस बी को हमने उधर भेज दिया पहले तो, और इस 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे a प्लस बी माइनस 2 से, तो ये इधर हो जाएगा 2a प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल टू आपका हो गया a प्लस बी। तो इस इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a इधर आएगा तो ये हो जाएगा 2a माइनस a, 2b माइनस बी कितना हो जाएगा, प्लस b, और यहाँ से एक चीज़ और क्या बनी, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देनी है इस इक्वेशन में, जो a की वैल्यू हमने 3b निकाली है, 3b प्लस b माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या बन गया आपका ये 4b माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से b की वैल्यू मिल गई 1,
अब देख लो बी की वैल्यू यहाँ पे हमारे फर्स्ट ऑप्शन में है, थर्ड में है, फोर्थ में है। बी ऑप्शन ये वाला आपका गलत हो गया क्योंकि इसमें बी की वैल्यू 2 दे रखी है। अब आपको ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए की तो सिंपल है ना, ए इक्वल टू 3 भी है, तो 3 इंटू 1 3, ए की वैल्यू 3 आ गई, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया। इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, दैट इज if x equal to a and y equal to b is the solution of this equation and this equation, then value of a and b। तो सिंपल सा आपको इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन ही पूछा है, बस आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए बोल दिया कि x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी इसका सोल्यूशन है, तो y a की और b की वैल्यू आप निकालिए। तो बेसिकली आपको इन दोनों का सोल्यूशन जो आप निकाल लेंगे तो वही वैल्यू किसकी होगी, a एंड b की। तो किसी भी मेथड से आप इनका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपका जो एलिमिनेशन मेथड है उससे निकाल रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा इजी मेथड है और उससे आपके क्वेश्चन थोड़े जल्दी हो जाएंगे। ये इक्वेशन यहाँ पे लिख ली, इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे दोनों का जो कोफिशिएंट है वो आप सेम करेंगे, तो ऊपर वाली जो इक्वेशन है इसमें आप कुछ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। देखो क्यों, क्योंकि अगर हमें x को हटाना है तो नीचे वाले में 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये भी 2x में बन जाएगी। तो पहले मैं ऊपर वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, और ये वाली इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब आपको बेसिकली क्या करना है, अगर साइन सेम है तो माइनस करेंगे, तो फर्स्ट में से सेकंड को माइनस किया, 2x माइनस 2x 0 बन गया, माइनस 3y माइनस 2y कितना हो जाएगा, माइनस 5y इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 4 माइनस 10 माइनस का 6 बन गया, यानी कि y की वैल्यू आपकी आ गई 6/5। तो देखते हैं क्या आपको x की वैल्यू निकालने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है। डी ऑप्शन में जो y की वैल्यू 6/5 है बाकी किसी में भी नहीं है, इसका मतलब बी ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब आपके y की वैल्यू अगर ये है तो b की भी तो यही होगी ना, क्योंकि y इक्वल टू बी गिवन है। तो ये आपका ऑप्शन रहा, ऑप्शन बी। अब हमें ये वाला क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमें पहले इक्वेशन बनानी है फिर सोल्व करना है। तो देखो हमें गिवन है कि फादर्स एज इज 6 टाइम्स हिज सन्स एज, तो हमें ये ही नहीं पता है कि फादर की एज कितनी है, तो मान लेते हैं फादर की एज x है। ठीक है, वो क्या है, उसके सन की जो एज है उसका 6 टाइम है, सन की एज मान लेते हैं y है। तो यहाँ से इक्वेशन में मिल गई x इक्वल टू 6y, y का 6 टाइम क्या है, x है। 4 years hence मतलब 4 साल बाद द एज ऑफ द फादर विल बी 4 टाइम्स हिज सन्स एज, यानी कि 4 साल बाद x प्लस 4 जब हम करते हैं, अभी जो उसकी एज है वो x है, 4 साल बाद x प्लस 4 होगी, तो जो उसके सन की एज होगी विल बी 4 टाइम्स हिज सन्स एज, तो उसके सन की एज वैसे तो कितनी हो जाएगी y प्लस 4। ठीक है, और उसका कितना टाइम, 4 टाइम्स हो जाएगी। अब देखो हमें क्या निकालना है, द प्रेजेंट एजेस इन ईयर्स ऑफ द सन एंड द फादर आर रेस्पेक्टिवली। तो हमें सिर्फ x और y की वैल्यू निकालनी है क्योंकि वही क्या है, उनकी एज है। अब दो इक्वेशन को हमें सोल्व करना है, पहली इक्वेशन हमें सीधी सीधी गिवन है, दूसरी को और लिख लेते हैं अच्छे से। पहले तो मैं फर्स्ट को भी लिख देता हूँ, x माइनस 6y इक्वल टू 0। अब हम सेकेंड इक्वेशन को लिखेंगे तो कैसे बनेगी देख लो, x माइनस 4y, और ये प्लस का 4 है, ये 16 है, तो इधर आएगा माइनस का 16 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे बनेगा माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या करना है, हमें दो इक्वेशन मिली हुई है, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, इजीली सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे x के कोफिशिएंट सेम है तो माइनस कर देंगे, साइन भी सेम है ना इसलिए माइनस करेंगे। तो x माइनस एक्स 0 हो गया, माइनस 6y प्लस 4y कितना हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2y, और यहाँ पे 0 है, 0 में से आप इसको माइनस करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास, ये प्लस का 12 इज इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 6, मतलब क्या है कि उसके सन की एज 6 ईयर्स है, अगर सन की एज 6 ईयर्स है तो फादर की 36 ईयर्स हो जाएगी। अब इसको आप थोड़ा सा और वेरीफाई भी कर सकते हैं, मान लो 4 साल बाद क्या हो जाएगी, फादर की हो जाएगी 40 और सन की एज कितनी हो जाएगी 10, तो उस टाइम पे इसकी 4 गुना होगी, अभी कितनी है 6 गुना है। तो आप इसको इजीली समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षिता हैज ओनली ₹1 एंड ₹2 कॉइन्स विद हर, यानी उसके पास ₹1 के कॉइन है, ₹2 के कॉइन है। इफ द टोटल नंबर ऑफ द कॉइन्स दैट सी हैज इज 50, यानी उसके पास टोटल कॉइन कितने हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 50 हैं। तो हमें ये तो नहीं पता कि ₹1 वाले कितने कॉइन है, तो मान लेते हैं x है, और ₹2 वाले y कॉइन है, तो क्या बन गया, x प्लस y इज इक्वल टू 50।
अब यहाँ पे थोड़ा सा और ट्विस्ट आएगा क्वेश्चन में। अब हमें आगे क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि जो अमाउंट ऑफ मनी उसके पास है वो 75 है, यानी इन सबको जोड़ने के बाद मतलब एक एक रुपए के मान लो उसके पास 20 सिक्के हैं, तो 20 रुपए हो गए और उसके पास 2 2 रुपए के कुछ सिक्के हैं, उनको अगर हम जोड़ते हैं रुपीज में तो 75 रुपीज आपके पास आ रहा है। मतलब कि एक्स क्या है, नंबर ऑफ द कॉइन्स जो कि 1 रुपए के हैं, ठीक है। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका अमाउंट आ जाएगा, जैसे 2 सिक्के अगर हैं 1 रुपए के तो 2 × 1 2 रुपए हो गए टोटल। इसी तरीके से अगर हम 2 रुपए वाले हमारे पास वाई कोइन है तो अमाउंट कितना होगा 2 × y। जैसे हमारे पास 2 2 रुपए के 5 कोइन है तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 2 × 5 = 10 रुपीज। इसी तरीके से ये अमाउंट आ गया =75। और हमें पूछा क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स हमें पूछे गए हैं कि 1 रुपए वाले कितने कॉइन है और 2 रुपए वाले, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू पूछी गई है। तो इस इक्वेशन को ही हमें सोल्व करना होगा, पेयर ऑफ इक्वेशंस को ही। तो पहले इक्वेशन तो हमारे पास इजीली लिखी हुई है सही तरीके से, दूसरी को और लिख लेते हैं। x + 2y विल बी 75। अब देख लो दूसरी, इनके अंदर क्या है कि x का कोफिशिएंट सेम है तो एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं। तो दूसरी इक्वेशन को इसके नीचे लिख रहा हूँ मैं, फर्स्ट वाली को, x + y = 50। अब यहाँ पे x के कोफिशिएंट सेम है, साइन सेम है, मतलब माइनस होगा। x में से x को माइनस किया 0, 2y - y y, 75 - 50 25। यानी y मतलब क्या है कि नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज, 2 रुपए वाले कॉइन कितने इसके पास 25 हैं। x की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसमें रख दो, x + 25 = 50। तो यहाँ से x की वैल्यू भी कितनी आ गई 25। यानी 25 सिक्के तो इसके पास 1 रुपए वाले और 25 ही सिक्के इसके पास 2 रुपए वाले हैं। ऐड करके देख लो, 25 सिक्के 1 रुपए वाले मतलब 25 रुपए, और 25 सिक्के 2 रुपए वाले मतलब 50 रुपए। 50 और 25 75 ही हो जाएंगे, ठीक है। वेरीफाई भी कर सकते हो अपने आंसर को कि सही है या गलत है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें भी हमें क्या करना है, पहले इक्वेशन बनानी है फिर उसको सोल्व करना है। इक्वेशन बनाना इज द मेन काम, उसके बाद में सोल्व करना इज नॉट बिग डील। तो आपको सबसे पहले इक्वेशन बनाने पे अपनी जो थॉट प्रोसेस है उसको मजबूत करना है कि कैसे इक्वेशन बनेगी, क्या क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट गिवन है और हमें किस तरीके से सोचना है। इन अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी अगर हमारा एक आंसर सही होता है, सी मतलब करेक्ट आंसर के लिए +1 नंबर दिया जाता है, और गलत के लिए मतलब रोंग के लिए हमारा 1/2 मार्क्स काटा जाता है, -1/2 किया जाता है। जयंती आंसर 120 क्वेश्चन, उसने टोटल 120 क्वेश्चन के आंसर दिए एंड गोट 90 मार्क्स। उसने 120 क्वेश्चन के आंसर दिए और 90 उसको नंबर मिले हैं। हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड सी आंसर करेक्टली, मतलब क्वेश्चन अगर उसने 120 किए हैं, अगर उसके सभी सही होते तो 120 नंबर मिलते, क्योंकि एक नंबर होता है हर क्वेश्चन का। लेकिन उसने कुछ गलत भी किए हैं, इसलिए हमें पता नहीं है कितने सही हैं कितने गलत हैं। मान लेते हैं कि x उसने सही किए हैं, y उसने गलत किए हैं, लेकिन उसने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने किए हैं 120 किए हैं, ठीक है। यह तो इक्वेशन अब बना सकते हैं ना कि उसने x क्वेश्चन सही किए हैं, y उसने गलत किए हैं और टोटल 120 किए हैं। अब एक अगर उसने सही किया तो उसको कितना नंबर मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा, मतलब 1 × x मिलेगा। अगर उसने एक गलत किया है तो उसका कितना मिलेगा, -1/2 मिलेगा, मतलब -1/2 × y। टोटल नंबर उसके आए हैं 90। तो इस तरीके से दो इक्वेशन हमें मिल रही हैं, दोनों को सोल्व करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। एक्स वाई क्या है कि उसने कितने सही क्वेश्चन सोल्व किए हैं, और वैसे हमें पूछा है कि उसने कितने करेक्ट आंसर जो है वो दिए हैं। तो करेक्ट कितने हैं, एक्स हैं, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन है, दूसरी है, दूसरी में भी एक्स का कोफिशिएंट 1 है, फर्स्ट में भी एक्स का कोफिशिएंट 1 है, तो दोनों को माइनस कर देते हैं। x - x 0 y + 1/2 y, क्योंकि ये प्लस हो जाएगा ना, अब ये तो बन जाएगा 3/2 y = 1/2 - 90 कितना हो जाएगा, 1/2 नहीं है 120, -90 हो जाएगा 30। तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 32 × 60, 60/320। यहाँ से हमें y की वैल्यू मिल गई है ना। y की वैल्यू अगर हमें मिल चुकी है, मतलब y क्या है, जो उसने गलत क्वेश्चन किए हैं, 20 क्वेश्चन गलत किए हैं, तो सही कितने किए होंगे, 100 क्वेश्चन किए होंगे। इसी क्वेश्चन में पुट करोगे तो 100 ही आंसर आएगा, ठीक है। उसने 100 आंसर सही किए हैं तो 100 नंबर मिल गए। अगर उसने 10 गलत किए हैं, 20 गलत किए हैं, मतलब 10 नंबर उसके कट गए, तो 100 - 10 जब करेंगे तो उसके नंबर कितने आए, 90 आए हैं। तो इस तरीके से वेरीफाई भी हमने कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थोड़ा इक्वेशन बनाना आपको और ज़्यादा सोचना पड़ेगा,
द एंगल्स ऑफ अ सिलेंड्रिकल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल आपको गिवन है जिसके एंगल्स आपको गिवन है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कि उसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ए बी सी डी वो क्वाड्रिलेटरल, मान लो इस टाइप का कोई क्वाड्रिलेटरल हो गया, थोड़ा सा ठीक नहीं बनाए तो जैसे ये यहाँ पे मैं बना देता हूँ ए बी सी, सॉरी 1 मिनट, जैसे ये वाला जो पॉइंट है ये वाला सी है और ये वाला हम डी ले लेते हैं। यहाँ पे ये लेने के बाद में हमें वो प्रॉपर्टी पता है कि ऑपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है और हमें एंगल्स गिवन है, तो वही प्रॉपर्टी लगा लो। यानी ए और सी का सम, सॉरी ये वाला होगा क्योंकि साइक्लिक है, मतलब जैसे हमें दे रखा है उसी तरीके से चल रहा होगा, ए बी सी डी ऐसे आएगा लगातार। तो ए और सी का जो सम होगा एंगल्स का वो 180 होगा, बी और डी का जो सम होगा वो 180 होगा। ए और सी का सम करेंगे तो 6x प्लस एक्स 7x हो जाएगा। उसके बाद में 10 प्लस वाई है तो ये हो जाएगा 7x प्लस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी 5x प्लस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो अब इसको मैं सोल्व करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझता कि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए इक्वेशन सोल्व करने के, तो इसको आप एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करने की कोशिश करेंगे और जो भी आंसर आपको मिलता है कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। नेक्स्ट एंड फाइनल जो क्वेश्चन हमारा है वो है कि ये शॉपकीपर, इसमें भी मैं आपको क्या करता हूँ इक्वेशन बना के दे देता हूँ, इसको भी आप एज ए होमवर्क क्वेश्चन लीजिएगा और इसको घर पे करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। शॉपकीपर गिव्स बुक्स ऑन रेंट फॉर रीडिंग, एक शॉपकीपर है वो किताबें देता है घर पे पढ़ने के लिए, मतलब रेंट पे देता है किताबों को। सी टेक्स अ फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 2 डेज, यानी 2 दिनों के लिए, पहले जो 2 दिन होते हैं उसके लिए एक फिक्स चार्ज है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, यानी 2 दिन के बाद तक भी अगर कोई उस किताब को रखना चाहता है तो उसके बाद में वो कुछ एडिशनल चार्ज लेता है। रीमा पेड ₹22 फॉर अ बुक केप्ड फॉर 6 डेज, यानी उसने 6 दिन के लिए उस किताब को लिया था, ठीक है, और उसने टोटल रुपीज कितने पे किए हैं 22 रुपए। वाइल रुचिका पेड ₹16 फॉर द बुक केप्ड फॉर 4 डेज, देन द चार्ज फॉर इच एक्स्ट्रा डे। तो हमें ये नहीं पता है कि उस मतलब वो 2 दिन का कितना चार्ज लेता है और एक्स्ट्रा डे के कितने चार्ज लेता है, तो वो हमें फाइंड आउट करना है कि वो एक्स्ट्रा डे का कितना चार्ज लेता है। तो अभी इक्वेशन बनाएंगे इसमें। यहाँ पे जैसे हमने बाकी क्वेश्चन में ज्यूम किया था, मान लेते हैं कि वो 2 दिन के x रुपए लेता है, x रुपए उसने लिए, बाकी उसने अगले जितने भी दिन हैं उस पे वो y रुपए लेता है, y रुपए एक दिन के। तो 4 दिन उसने ज़्यादा खर्च किए ना, उसने 6 दिन मतलब बुक को रखा है, तो मतलब 4 एक्स्ट्रा दिन हो गए, मतलब 4y रुपीज़ एक्स्ट्रा लगेंगे 4y, और टोटल इसने कितने पे किए हैं 22। तो एक इक्वेशन ये बन चुकी है। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी कि इसने भी 2 दिन के तो x रुपए पे किए हैं, उसके बाद में 2 दिन एक्स्ट्रा रखा है, मतलब 2y इज इक्वल टू 16। अब यहाँ से आपको वैल्यू निकालनी है y की। चलो मैं इसको सोल्व कर देता हूँ एलिमिनेशन मेथड से। x माइनस एक्स 0, 4y माइनस 2y 2y इज इक्वल टू 22 माइनस 16 कितना हो जाएगा 6। तो y की वैल्यू मिल गई 3। 3 क्या है अब देखो, एक्स्ट्रा चार्ज जो लेता है वो हर दिन का 2 दिन के बाद में वो है, क्योंकि हमने y क्या माना है कि वही जो एक्स्ट्रा चार्ज लेता है वो, तो y की वैल्यू 3 आ गई, मतलब जो हमें पूछा है क्वेश्चन में वो आंसर हमें मिल गया। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, और जो आपका नया टॉपिक होगा उसके साथ 3 चैप्टर हमारे कवर हो चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो जा करके देख सकते हैं। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी। गुड बाय।